हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण सहायता देने में वह एजेंसियों का योगदान, इस विषय को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं, पहले समझते हैं वाह एजेंसी क्या होती है। ऐसी संस्थाएँ या ऐसी गतिविधियाँ, ऐसी समितियाँ, ऐसे समुदाय जो शिक्षा के संदर्भ में या शिक्षा के किसी व्यवहार में अपना योगदान, अपना दृष्टिकोण, अपना व्यवहार इत्यादि क्या करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। जैसे भारत में अगर बात करें एजेंसियों में, तो सबसे जो सरकारी एजेंसियों में एनसीईआरटी जो सबसे अधिक व्यवस्थित और व्यापक दृष्टिकोण शिक्षा के हर पहलू पर, हर विषयों पर विचार करते हुए उसको सुनिश्चित करे। उसी तरह से एससीईआरटी जो राज्य स्तर पर, डायट जिला स्तर पर, और उसी तरह से एनजीओ भी अनेक क्षेत्रों में हैं जो इसके संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, और अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं। जैसे इस समय नैतिक मूल्य बहुत ज़्यादा गिरते जा रहे हैं, तो इस नैतिक मूल्य को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, तो इसमें जो है प्रवचनकर्ता या धार्मिक जो संस्थाएं हैं, जैसे माँ गायत्री की जो संस्था है, अन्य इसी तरह से इस्कॉन संस्था है, तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो शिक्षा के संदर्भ में क्या करती हैं, अपना एक विचार, एक आवश्यकता, समस्या का समाधान इत्यादि प्रस्तुत करती हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, एजेंसी। अब जैसे और सामान्य वे में समझें तो जैसे जैसे हम लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो वहाँ पर उस गाड़ी का पूरा कंप्लीट रूप मिलता है। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी एनसीईआरटी, एससीईआरटी या अन्य जो संस्थाएं हैं अपना एक किसी विषय पर या किसी क्षेत्र पर या किसी समस्या पर एक अपना कंप्लीट दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं। इसीलिए वे जो है एजेंसियां हमारे शिक्षा व्यवस्था में सतत सुधार करते हुए आवश्यकता अनुसार सतत विकास करने वाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। तो ये जो एजेंसियां हैं, चाहे एससीईआरटी, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे अन्य राज्य के स्तर पर अन्य कोई संस्थाएं हो, चाहे बाल विकास हो या कोई भी अन्य संस्थाएं हो या अन्य जो है संस्थाएं हो, ये सब क्या करती हैं, राज्य स्तर पर अनेक सारा कार्य करती रहती हैं। तो वही एजेंसियां एक प्रशिक्षण के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए किस प्रकार से योगदान देती हैं, उसी विषय को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अब हम चलते हैं, प्रशिक्षण शब्द का अर्थ बताते हैं। प्रशिक्षण क्या होता है? जैसे कोई निश्चित नियम, कोई निश्चित प्रारूप, कोई निश्चित व्यवहार, कोई निश्चित शैली के अनुसार जब हम कोई व्यवहार या क्रिया या ज्ञान या तरीका को सिखाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रशिक्षण। याद रखिएगा, इसमें निश्चित व्यवहार, निश्चित नियम, निश्चित तरीका, निश्चित शैली, निश्चित गतिविधि के अनुसार अगर हम कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रशिक्षण। अब हम बात करते हैं विद्यालयों में शिक्षकों को प्रशिक्षण सहायता देने में एजेंसियों की भूमिका। ये जान लीजिए, प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही कारण है कि अध्यापक को किसी विषय के अंतर्गत, अध्यापक को अधिगम शैली के अंतर्गत, अध्यापक को किसी विषय के अधिगम कराने के अंतर्गत यह प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक निश्चित तरीका, एक निश्चित सिद्धांत, नियम, व्यवहार इत्यादि सिखाता है, बताता है, उसी के अनुसार चलाता है, जिससे हमारा अधिगम का उद्देश्य शिक्षण का पूर्ण होता है। तो यह जो प्रशिक्षण है यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे बीएड का प्रशिक्षण क्यों दिया जाता है कि आप उस विषय के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुति प्रभावशाली कर सके और अधिगम करा सके। उसी तरह से जो प्रशिक्षण है, ये प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। किस प्रकार से वह एजेंसियां इस प्रशिक्षण वाले प्रारूप को अपना करके एक अध्यापक द्वारा या एक पाठ्य अधिगम कराने के संदर्भ में शिक्षण द्वारा, पाठ्य अधिगम कराने के संदर्भ में शिक्षण द्वारा किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावशाली बनाती हैं, अब उसी चीज़ की मैं व्याख्या करूंगा, जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि वह एजेंसियों का क्या योगदान होता है। चलते हैं, पहला इसमें है विषय वस्तु का प्रारूप। प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण के अंतर्गत हमने बताया है अभी आपको कि उसमें निश्चित नियम, व्यवहार, शैली, प्रक्रिया, तरीका, ये सब होता है, जिसके अनुसार वो व्यवहार करना पड़ता है। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रशिक्षण। जैसे एनसीसी है, स्काउट गाइड है, उसमें एक निश्चित व्यवहार है, एक निश्चित क्रिया है, एक निश्चित नियम सिद्धांत है, उसी के लिए वो प्रशिक्षण कराए जाते हैं। तो ये जो प्रशिक्षण है, ये कैसे विषय वस्तु के प्रारूप के अंदर, विषय वस्तु का प्रारूप तैयार करने में किस प्रकार से योगदान देता है, अब उसको देखते हैं। तो विषय वस्तु का प्रारूप मतलब ये है कि बहुत से ऐसे विषय हैं जो एक प्रशिक्षण के ही रूप में चलते हैं। जैसे केमिस्ट्री है,
केमिस्ट्री में जितना भी प्रयोग होगा, केमिकल संबंधी जितने भी प्रयोग होंगे, सब क्या है, एक प्रशिक्षण है, उसका एक तरीका है, एक नियम है, एक निश्चित व्यवहार है कि इस अनुपात में होगा तो यह परिणाम होगा, इस अनुपात में होगा तो यह परिणाम होगा, ये तापमान होना चाहिए, यह इन चीज़ों से बना हुआ है, इन चीज़ों से विघटित किया जा सकता है। तो विषय वस्तु के अंतर्गत प्रारूप तैयार करने में यह प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी आप उस विषय के लिए पूर्ण होंगे। जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल है, उसी तरह से ज्योग्राफी, भले ही ज्योग्राफी का वास्तविक स्वरूप उसका बैकग्राउंड पे देखने को मिलता है, थ्योरेटिकल पार्ट अलग होता है, उसका प्रैक्टिकल ही महत्वपूर्ण होता है। उसी तरह से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसी तरह से अन्य क्षेत्रों में जैसे सोशल वर्कर जो होते हैं, उनका सोशल पूरे विषय वस्तु का प्रारूप समाज के क्रियाकलाप धरातल स्तर पर उन्हें सिखाया जाता है। तो जो विषय वस्तु का जो प्रारूप होता है, वह विषय वस्तु का किस तरह से प्रारूप तैयार किया जाए कि उस विषय का व्यवहारिक, सैद्धांतिक सभी ज्ञान पूर्ण रूप से हों, इसमें यह प्रशिक्षण महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि बिना आपको प्रशिक्षण लिए, बिना उसके हर पहलू को समझे, आप विषय वस्तु का स्वरूप न समझ सकते हैं, न समझा सकते हैं, न उसे अधिगम करा सकते हैं। तो इसलिए ये वाह्य एजेंसियाँ क्या करती हैं, शिक्षकों को, जो है एनसीईआरटी हो, चाहे एससीईआरटी हो, चाहे वो अन्य गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वे सब क्या करती हैं, इस विषय वस्तु के विकास, उसके विभिन्न स्वरूप, उसकी विभिन्न आवश्यकता, उसके विभिन्न क्रियाकलाप गतिविधियों का प्रारूप तैयार करने में निर्देशित करती हैं, बताती हैं, उसका निर्माण करती हैं, उसको संगठित करती हैं कि नहीं, इस स्तर पर, इस कक्षा स्तर पर प्रशिक्षण का यह रूप प्रयोग के रूप में छात्रों को कराया जाएगा। प्रशिक्षण का यह रूप शारीरिक व्यायाम के रूप में कराया जाए। जैसे बालक है तो उसको शारीरिक व्यायाम का क्या प्रारूप होगा, अगर किशोरावस्था में बालक है तो उसका शारीरिक व्यायाम का क्या प्रारूप होगा। तो उसी तरह से हर कक्ष के स्तर के हिसाब से उस विषय वस्तु के आधार पर कौन कौन सी निश्चित गतिविधियों का, क्रियाकलापों का आयोजन करना एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। इन सब बातों का प्रारूप तैयार करने में, बताने में, सिद्ध करने में, निर्देशित करने में वाह्य एजेंसियों का एक शिक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, सहयोग होता है, निर्देश होता है और जन कल्याण या अधिगमकर्ता के लिए आवश्यक भी होता है। अगला है ज्ञान एवं व्यवहार। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केमिस्ट्री का पूरा ज्ञान तभी आपको हो सकता है जब आप उसका प्रयोग करें। प्रयोग प्रशिक्षण के ही आधार पर होगा। प्रयोग को प्रशिक्षण कराया जाता है कि इस तरह से आपको प्रयोग करना पड़े, उसका नियम, पद्धति है, विधि है। उसी तरह से कुश्ती है, खेल कूद है, खेल कूद में भी बहुत से ऐसे प्रशिक्षण है जो दिए जाते हैं। उसी तरह से कौशल कला भी है। तो विभिन्न प्रकार के ज्ञान एवं व्यवहार को सीखने के लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। चाहे साइकिल चलाए, चाहे आप एरोप्लेन चलाए, सबका एक प्रशिक्षण है। वो भी एक ज्ञान है, एक कला है, एक व्यवहार है, जिसको जो है अधिगमकर्ता को सिखाने के लिए, बताने के लिए आवश्यक होता है। यह एजेंसियां पहले शिक्षकों को निर्देशित करके तैयार करती हैं, फिर शिक्षकों के माध्यम से अधिगमकर्ता यानी सीखने वालों को तैयार किया जाता है। तो इस तरह से चाहे वो कौशल हो, चाहे कला हो, चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे साहित्य हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे अन्य साधनों से संबंधित प्रशिक्षण हो, ये सब प्रशिक्षण ये सब एजेंसियां इस प्रशिक्षण के द्वारा एक वेल ट्रेंड यानी अच्छे से व्यवस्थित शिक्षक का निर्माण करती हैं और शिक्षक के माध्यम से सीखने वालों यानी विद्यार्थियों को भी उसको योग्य और व्यवस्थित व्यक्तित्व के निर्माण में सहयोग प्रदान करती है। अगला है मूल्यांकन का प्रारूप। जैसे अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण के माध्यम से एजेंसियां क्या करती हैं, एक मूल्यांकन का स्वरूप तैयार करती हैं। जैसे आप टेस्ट सुने होंगे कि बुद्धि का टेस्ट है, रुचि का टेस्ट है, पर्सनालिटी का टेस्ट है। तो उस टेस्ट को लेते समय हमको किन किन नियमों का पालन करना होगा, कितना कितना समय देना होगा, उसमें जो है क्या निर्देश देना होगा, किस अवधि के लिए देना होगा, कब हम क्या करेंगे, ये सब सारे जो है साक्षात उस टेस्ट का स्वरूप सुनिश्चित करते हुए हम सही निर्णय पे पहुंच सकें, टेस्ट का सही प्रतिफल ज्ञात कर सकें, वह भी तरीका क्या है, एक प्रशिक्षण का ही रूप होता है। तब ये एजेंसियां, जो वह एजेंसियां हैं जो पाठ्यक्रम तैयार करती हैं, अध्यापकों को भी प्रशिक्षित करती हैं, वे एजेंसियां मूल्यांकन के स्वरूप बताती हैं कि कब जो है किस टेस्ट का किस तरह से प्रशासित करेंगे, लागू करेंगे, किस तरह से उसका मूल्यांकन करेंगे, किस तरह से सांस्कृतिक
गतिविधियों के अनुसार हम टेस्ट लेंगे, किस तरह से उसको व्यक्तिगत रुचि के आधार पर या व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर उसका हम कैसे टेस्ट लें, ताकि उसके अधिगम के लिए एक सही और प्रभावपूर्ण निष्कर्ष पर हम पहुंच सकें। तो मूल्यांकन का स्वरूप में कब इंटरव्यू होगा, कब क्वेश्चनायर होगा, कब जो है वैकल्पिक प्रश्न होंगे, कब जो है किस नियमों का हम पालन करते हुए उसे व्यवस्थित रूप से अधिगम कराने पर बल दें। ये सब सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से शिक्षक को तैयार करने में यह एजेंसियां प्रशिक्षण के माध्यम से उसे नियम सिखाती हैं, उसके सूक्ष्मता को बताती हैं, उसकी आवश्यकता को बताती हैं, उसके जो है व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण के रूप में निर्देशित करती हैं। ये सब प्रशिक्षण के अंतर्गत वह एजेंसियां एक शिक्षक को बताती हैं, निर्देशित करती हैं। तो किसी भी टेस्ट का परीक्षण करने में, मूल्यांकन करने में, उसे लागू करने के संदर्भ में भी वह एजेंसियों का एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा। इसे बाल केंद्रित अगर शिक्षा की बात की जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बालक को पढ़ाने के लिए अध्यापक का व्यवहार किस दौर से, किस रूप में, किस पद्धति से गुजरे कि बालक खेल खेल में ही वो अधिगम कर ले। तो बाल केंद्रित शिक्षा को पढ़ाने के लिए, जैसे अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति गूंगा है, अगर गूंगे व्यक्ति को यदि आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रशिक्षण, विशेष रूप से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, ताकि उसकी संवेदना और भावनाओं को समझते हुए संकेतों के माध्यम से उसे ज्ञान करा सके। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है, चाहे वो किसी भी कारण से बनती हो, चाहे वो बालक कम उम्र का है तब, या बालक किसी अन्य समस्याओं से ग्रसित है तब भी, तो वो बाल केंद्रित शिक्षा देने के लिए क्या होता है, ये वह एजेंसियाँ क्या करती हैं, विशेष प्रकार का पाठ्यक्रम बनाई हैं, विशेष प्रकार का स्वरूप बनाई हैं, विशेष प्रकार का ट्रेनिंग बनाई हैं। उस प्रशिक्षण को प्राप्त करके अध्यापक क्या करता है, बाल केंद्रित शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होता है, प्रभावी ढंग से उसे सिखाने में क्या होता है, सफल होता है। अर्थात बालक के रुचि, इच्छा, आवश्यकता, योग्यता, क्षमता इत्यादि के आधार पर प्रभावशाली शिक्षण बनाए रखने के लिए भी वह एजेंसियां महत्वपूर्ण योगदान प्रशिक्षण के माध्यम से अध्यापक द्वारा अधिगमकर्ता के लिए करती हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान। अगला है शोध एवं चुनौतियाँ। आप ये जान लीजिए, भले ही हम कुछ सब ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग जो है ऐसा नहीं कि पूर्ण हो चुकी है, आवश्यकताएं बदल रही हैं, समस्याएं बदल रही हैं, बालक की विशिष्टता भी होती है अपने आप में अलग। उन सब बातों को ध्यान में रख के एजेंसियां प्रशिक्षण के अंतर्गत क्या आवश्यकता है, क्या खोजना है, क्या उसमें समस्याएं आ रही हैं, उसका इस प्रशिक्षण में किस प्रकार से समाधान हो, इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके वह एजेंसियां प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षक को निर्देशित करती हैं, बताती हैं, उस प्रशिक्षण की आवश्यकता, सीमा, लाभ इत्यादि को भी बताती हैं, उसकी चुनौतियों को भी बताती हैं, उससे लाभ और नुकसान को भी बताती हैं। जैसे होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, बालक की एक क्षमता होती है कि इस समय तक उसके व्यायाम करा जाए। ऐसा व्यायाम का शरीर के लिए लाभदायक है तो इसका अर्थ ये नहीं कि दिन भर व्यायाम ही करें, ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब जो वह एजेंसियां हैं, वह एजेंसियां प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न कौशल, क्रियाकलाप, व्यवहार के संदर्भ में क्या खोज करना है और उसमें क्या समस्याएं हैं, उसको भी अवगत कराते हुए दूर करने का या उसमें कुछ जोड़ने का प्रयास करती हैं, निर्देशित करती हैं, अवगत कराती हैं। तो एजेंसियां ये सब अवगत करा करके एक व्यवस्थित अध्यापक, दूरदृष्टि, सही व्यवहार के व्यक्तित्व के निर्माण के माध्यम से एक अध्यापक की संरचना करती है या अध्यापक के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता प्रदान करती हैं। तो ये जो वह एजेंसियां हैं जो शिक्षा के अंतर्गत अनेक स्तरों पर, स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर अपना कार्य करती रहती हैं, जिससे इन विभिन्न नियमों और पद्धतियों को ध्यान में रख करके वे एक वेल ट्रेंड, एक अच्छे ढंग से शिक्षित, प्रशिक्षित, दूरदृष्टि, व्यवस्थित ज्ञान व्यवहार का अध्यापक बनाने पर बल देती हैं, अध्यापक के द्वारा अच्छी शिक्षा पद्धति को अपनाते हुए अधिगम कराने पर बल देती हैं। तो यही वह एजेंसियों का योगदान है। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।